ऋतु सिंह और शुरुआत मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने बीजेपी ने महेश केवट को उतारा है। दरअसल राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया है। मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट नामांकन भरेंगे। महेश केवट को बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। आगे की जो तमाम औपचारिकताएं हैं, संभव है कि उसके बारे में भी यहां पर विचार विमर्श किया जा सकता है। और जो कि ऋतु काफी समय से कयास थे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी या नहीं। कई तरह की राजनीतिक सुचिताओं की दुहाइयां दी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो फिर भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव कोई भी हो, राज्यसभा, पंचायत, विधानसभा, हर चुनाव में एग्रेसिव मोड भारतीय जनता पार्टी का ऑन रहता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मंत्रियों के बयानों में ये इशारे भी मिल रहे थे कि तीसरा उम्मीदवार उतारा जा सकता है। और तीसरा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में भी बड़ी बैठकें हुई कि कैसे क्रॉस वोटिंग से बचा जाए। कई तरह के आरोप भी लगाए गए कि भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी, क्रॉस वोटिंग की कोशिश करेगी। हालांकि अब देखना ही होगा कि ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये क्या कांग्रेस के पक्ष में तीसरी सीट पर मतदान करेंगे या फिर ये सीट भी अब बीजेपी के पक्ष में जाएगी। तो राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन आज नामांकन भरेंगे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचकर नामांकन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। कांग्रेस विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस दफ्तर पहुंचने के निर्देश हैं। उमंग सिंघार, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे मीनाक्षी नटराजन नामांकन भरेंगी। और यहाँ जो राजनीतिक अभी एक द्वंद्व की स्थिति आगे आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली है तीसरी सीट को लेकर, बहरहाल देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर उम्मीदवार उतारा है तो कोई ना कोई इंतजाम तो यहाँ भी किया गया ही होगा। और जाहिर है इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की मीनाक्षी नटराजन जो इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रही हैं, उनके नामांकन के लिए संबंधित नेताओं को निर्देश दे दिए गए हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है अपना तीसरा उम्मीदवार। वही एग्रेसिव पॉलिटिक्स हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस बार राज्यसभा चुनाव में भी जारी है। अब बिल्कुल देखिए, राज्यसभा का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी जो है वो तीसरी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी और 2 सीटों पर ही बीजेपी ने जो अपनी पहली सूची में स्टेट जो है वो जारी किया था। और अभी जो कल देर रात एक सूची जारी की है बीजेपी ने, उसमें जो महेश केवट हैं बीजेपी जी है वो बना दिया है। और इसके बाद से सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो है अब वो एक कैंडिडेट मैदान में होगा। और जाहिर सी बात यह है कि अब कांग्रेस को और ज़्यादा अपने विधायकों को एकजुट रखने की ज़रूरत होगी और इसके साथ ही अलर्ट रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है तो बीजेपी पुरजोर कोशिश करेगी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए, आशीष मैं आपको बता दूं कि 48 वोट हैं। 116 वोट से वो 2 सीटें जो है वो निकाल लेगी। जो पहले 2 कैंडिडेट हैं तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, तीसरी सीट के लिए 48 और उनके पास विधायक बचते हैं। कुल संख्या के हिसाब से 2 और अगर आप उसमें ऐड कर लें, एक निर्मला सप्रे अगर उनको वोट दे देती हैं और कमलेश्वर डोडिया जो आदिवासी पार्टी से आते हैं, तो ऐसे बीजेपी के पास 50 जो विधायक हैं वो हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को 8 और विधायकों की जरूरत होगी और वो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी बीजेपी को इसके लिए करनी होगी। और बीजेपी इसकी पुरजोर कोशिश भी कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनावी इतिहास इसी तरीके का रहा है। चाहे कमलनाथ की सरकार गिरने का पूरा घटनाक्रम हो, चाहे इंदौर का कैंडिडेट का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की बात हो, तो ये सारे समीकरण जो है वो इस तरीके के पहले भी बन चुके हैं, रह चुके हैं। क्रॉस वोटिंग मध्य प्रदेश में तो हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश पहले अगर अपन देखें जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे हरियाणा हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में भी क्रॉस वोटिंग जैसी जो स्थिति बनी है, तो इससे बिल्कुल भी जो है वो इनकार
नहीं किया जा सकता। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी क्या कुछ रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन मध्य प्रदेश में राज्यसभा का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है और कांग्रेस के दोनों ही नेता, चाहे उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं या प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी है, दोनों ही के ही सामने एक बड़ी चुनौती अपने पूरे विधायक दल को एकजुट रखने की जो है वो अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस ने भी अपने तमाम विधायकों को ये कहा है कि भोपाल में रहें, एकजुट रहें। दिल्ली से भी नेता जो है वो भोपाल पहुंच सकते हैं ताकि विधायकों से वन ऑन वन संपर्क कर सकें और कहीं क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति जो है वो ना बने। कल भी मेरी कुछ विधायकों से चर्चा हो रही थी और उनके पास लगातार प्रदेश कार्यालय से फोन पहुंच रहे थे। दिल्ली से, आला कमान से भी जो लगातार है वो विधायकों से संपर्क साधने का काम किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है जैसे ही बीजेपी ने अपना तीसरा कैंडिडेट जो है वो अनाउंस किया है। और अब मुकाबला बेहद दिलचस्प भी जो है वो तीसरी सीट के लिए यहाँ पर हो गया है। अब आने वाले समय में दोनों ही पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता है वो अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के पास 62 वैलिड वोट्स हैं विधायकों के, 58 वोट्स की पार्टी को जरूरत है। यानी कि अगर कांग्रेस में कोई टूट नहीं होती है तो कांग्रेस इजीली ये तीसरी सीट को ले जाएगी। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि कुछ सियासी समीकरण वहां पर बदले जाएं। जी, बहुत सारे आरोप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे थे वासु कि भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया हर चुनाव में देखने को मिलता है, ये तोड़ फोड़ और तमाम तरह के जो आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इन आरोपों का कोई ना तो, हालांकि जवाब तो अब राजनीतिक स्तर पर दिए ही जाते हैं, कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी वो एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स जारी रखी। लेकिन लास्ट मिनट जो ये कैंडिडेट घोषित हुआ है, इसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बड़ी रणनीति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 2 सीटों पर बीजेपी के लिए ऑलरेडी 116 विधायक हैं। फिर उसके बाद तीसरी सीट के लिए भी बीजेपी 48 विधायक उनके पास बच जाते हैं और 10 और विधायकों की उन्हें फिलहाल आवश्यकता है इस पूरी सीट को निकालने के लिए। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक वहाँ पर एक स्पेस ज़रूर दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है और इसलिए बीजेपी ने जो एक बड़ा निर्णय लिया है। क्योंकि अगर बीजेपी चाहती तो तीसरी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर भी फाइट करने का निर्णय लिया है। इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर खाने एक रणनीति जो है वो तैयार हुई है कि तीसरी सीट को भी निकालने के लिए पुरजोर वहां पर कोशिश की जाए। और आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी तीसरा कैंडिडेट उतारेगी तो उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जब परसों आशीष शर्मा जो भाजपा के विधायक है उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने तो बहुत स्पष्ट कह दिया था कि हमारी तो रणनीति बन रही है, तीसरी सीट पर जीतने का काम करेंगे। तो ऐसे में अगर बीजेपी कुछ तोड़फोड़ की कोशिश करती है तो ये कांग्रेस के लिए चुनौती रहेगी। कांग्रेस को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार होना होगा और अपने विधायक। और इसके साथ ही कुछ पोस्ट भी बीते दिनों कांग्रेस के नेताओं विधायकों की तरफ से सामने, आप देखना होगा इस चुनौती को कैसे कांग्रेस पार करेगी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और इधर राजस्थान के जयपुर में आज बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने वाला है। जयपुर की मालवीय नगर स्थित नंदपुरी में जेडीए सड़क चौड़ीकरण के तहत बड़ी कार्रवाई करेगा। दरअसल नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क की सीमा में आ रहे 5 धार्मिक स्थलों, जिसमें एक मस्जिद है, 2 मंदिर हैं, एक सत्संग भवन है और एक मजार, जिसे हटाए जाने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि